हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन आप सभी को बताए जाएंगे ये बोर्ड पेपर में जो सबसे अधिक बार अब तक रिपीट हो चुके हैं और इस बार जो है उनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है सभी के पास पहुंच जाएगा। तो आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए क्योंकि जितने भी डेरिवेशन आपको यहां पर बताए जाएंगे वो आपको पूरे पूरे सॉल्व भी कराए जाएंगे और आप सभी को अच्छे से इन्हें तैयार भी करना है, किसी को कोई भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से तैयार करेंगे और पेपर होने वाला है तो आप सभी को परेशान नहीं होना है, बस आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यहां पर जो है सबसे पहले अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र को स्थापित करने की बात हुई है। तो चलिए इसके लिए देखिए सबसे पहले बात हुई है अक्षीय स्थिति में किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका ये दो आवेशों से मिलकर बनता है, ये तो आप सभी को पता ही है। इसमें जो है आपका एक आवेश जो होता है वो माइनस होता है और दूसरा आवेश जो होता है वो प्लस होता है। परिमाण दोनों के समान होते हैं। इसके अलावा आप मान लीजिए यहाँ पर कि दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 2L। ये भी आपको बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2L। तो अगर इस वैद्युत द्विध्रुव पर इसका एक मध्य बिंदु ले लिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर इसका मध्य बिंदु हो गया O, तो अब टोटल लंबाई कितनी थी, 2L। तो इसका मतलब यहां पर है कि इसके जो आधे भाग की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, L। इस आधे भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, L, क्योंकि टोटल लंबाई आपको पता है 2L है। तो यहां पर जो शेष भाग बचेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, L। तो अब यहां पर देखिए इसमें कहा गया है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है जो वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है इसी के अक्ष पर, यानी कि आगे यहां पर जो मान लीजिए आपको किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर जो है आगे हम लोग कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पर जो है ये बिंदु लिया गया है आपका P और इस बिंदु P पर जो हम लोग यहां पर क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले तो इसके मध्य बिंदु से इस P तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो ये दूरी आप मान लीजिए यहां पर कि इसके मध्य बिंदु से P तक की जो दूरी है टोटल वो आपकी R है। ये आप मान लीजिए कि यहां पर जो है इसके मध्य बिंदु से इस P तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, R। अब यहां पर ये दूरी तो आपको मध्य बिंदु से पता है, लेकिन यहां पर जो विभव ज्ञात करते हैं हम लोग वो आवेश के कारण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लस आवेश से इसकी दूरी पता होनी चाहिए और माइनस आवेश से P की दूरी पता होनी चाहिए। तो अब उन दूरियों के लिए ध्यान दीजिए आप। अगर हम लोग यहां पर देखें तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इसकी L है और फिर यहां से यहां तक की आपको ज्ञात करनी है और टोटल पता है O से लेके P तक की कितनी है, R। यानी कि जो शेष दूरी होगी वो कितनी आएगी, R माइनस L। ये टोटल R थी, उसमें से इधर वाला ये L घटा दीजिए तो ये कितना मिल जाएगा आपको, R माइनस L। यानी कि ये यहाँ पर जो है इसकी दूरी हो जाएगी R माइनस L। उसी तरीके से अगर माइनस वाले आवेश से ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक है R और फिर यहाँ से यहाँ तक है L। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये आपका हो जाएगा R प्लस L। ये जो R प्लस L दूरी दी गई है ये आपकी माइनस Q आवेश से लेकर जो है यहाँ पर इस बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे बिंदु P पर विभव। सबसे पहले मान लीजिए प्लस Q आवेश के कारण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहां पर सबसे पहले जो हम लोग किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण, इसके कारण जो है बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो अब जब विभव ज्ञात करेंगे तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। R का मतलब यहां से यहां तक की दूरी और ये कितनी है, R माइनस L। तो यहां पर बट्टे में आ जाएगा R माइनस L।
इतना आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं V1। तो ये हम लोगों ने किसके कारण यहाँ पर विभव ज्ञात किया है, ये यहाँ पर हम लोगों ने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लिया है। अब इसी तरीके से ध्यान दीजिए, सेम यहाँ पर जो है हम लोग अब माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने प्लस Q आवेश के कारण ज्ञात किया है, अब माइनस Q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो जब इसके कारण ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं V2 से। V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस L, ये हो जाएगा R प्लस L। अब देखिए अब की बार माइनस Q आवेश के कारण आप विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनस Q आवेश के कारण इसका मान जो होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा, यानी कि अब की बार यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जब तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी होती है तो तीव्रता का मान चाहे आप ऋण आवेश के कारण ज्ञात करें या फिर धन आवेश के कारण ज्ञात करें, दोनों स्थितियों में यहाँ पर उसका मान जो है वो धनात्मक ही होता है, लेकिन विभव आपका माइनस वाले के कारण माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इतना आ जाएगा, तो ये आपको V2 मिल गया, ये V1 मिल गया, यानी कि दोनों आवेशों के कारण आपने अलग अलग विभव ज्ञात कर लिया। अब हम लोग परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, अब आप यहां पर लिखेंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव। तो अब यहां पर आपको ज्ञात करना है परिणामी वैद्युत विभव। चलिए अगर इसकी बात करें हम लोग, तो यहां पर ध्यान दीजिए, परिणामी वैद्युत विभव के लिए प्रयोग करेंगे V बराबर V1 प्लस V2, इतना होता है। अब इसमें मान रखिए, तो ये हो जाएगा V बराबर V1 का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया ये वाला, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, इतना हुआ। फिर V2 का मान रखेंगे, तो ये मान माइनस में है, तो ये प्लस जो है आपका माइनस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और बटे में हो जाएगा R प्लस L, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लाशा लेंगे, तो V बराबर, सबसे पहले तो आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से आपका Q कॉमन हो जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 बटे R माइनस L और यहाँ पर आएगा 1 बटे R प्लस L, इतना हो जाएगा, यानी कि V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका आप लाशा ले लीजिए, इसका जब आप लाशा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका R माइनस L और ये हो जाएगा R प्लस L, इतना हुआ। इसका गुणा इधर करेंगे तो R प्लस L माइनस लगाएंगे, इधर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा R और ये वाला माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का L, इतना हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर जो है आपका R से R कट जाएगा, तो ये आएगा फिर V बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए इसे हमने लिख दिया 1/, क्योंकि आप इसके गुणे में कितना मान सकते हैं, 1 आप मान सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा देखिए ये L और ये वाला L जुड़ेगा तो कितना होगा 2L, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू 2L और बट्टे में ये फार्मूला बनेगा A माइनस बी A प्लस बी का। तो आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बनेगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। जब ये फार्मूला होता है तो एक ब्रैकेट में माइनस में, एक में प्लस में लिखते हैं, तो ये आपका यहाँ पर इतना आ गया इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि P बराबर होता है आपका Q इंटू 2L, ये आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में बताया गया है, तो वही यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा P और बट्टे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इतना हुआ। अब आप मान लीजिए यहाँ पर कि यदि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दी गई थी L क्या है, उसकी आधी लंबाई है, अगर इस लंबाई को इस R की तुलना में और भी कम मान लिया जाए, यानी कि ये जो है इस R की तुलना में बहुत ही छोटा है, तो इस स्थिति में जो है आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ये जो होगा ये लगभग आपका बराबर किसके हो जाएगा, R स्क्वायर का, यानी कि इसको L को आप नगण्य मान के चलेंगे, इतना कम है कि इसको R स्क्वायर में से घटाने पर भी
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका आर स्क्वायर ही बच जाएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को फिर लिख सकते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इससे आप लिखेंगे p, और बट्टे में देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये यहाँ पर जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला आ जाएगा, मात्रक हो जाएगा उल्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका निगमन करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन है वो आज आप सभी को सॉल्व कराए जाएंगे। ये तो हुआ अक्षीय स्थिति, इसके अलावा इसका जो निरक्षीय स्थिति है वो भी अक्सर पूछा जाता है। निरक्षीय स्थिति में जो आपका वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, ये सिद्ध करने के लिए आता है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन करना है, कहां पर, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर। चलिए, तो यहां पर बात हुई है वृत्ताकार धारावाही लूप। मान लीजिए यहां पर हम लोग वृत्ताकार धारावाही लूप का यूज करेंगे। इस तरीके से यहां पर इसे आप प्रदर्शित कर दीजिए। ये हो गया, यहाँ पर इसका केंद्र दिया गया है। इसके केंद्र पर जो है आपको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का निगमन जो है वो करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जो है इस लूप में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम लोग मान लेते हैं I। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई धारा, इसके अलावा इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर R है। यहाँ से इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, R हो जाएगी। अब यहाँ पर एक अल्पांश लेना है आपको, इस पर यहाँ पर जो हम लोग एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे। अल्पांश का मतलब क्या है, अल्पांश का मतलब ये है कि आपको इस पूरी कुंडली का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा पहले लेना है, जिससे हम लोग लिखेंगे dl से। तो सबसे पहले हम लोग इस अल्पांश के कारण जो है बिंदु P पर जो है आपको, यानी कि जो बिंदु लिया गया है यहाँ पर B, इस जगह पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B का मान जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर इसका केंद्र है तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, बिंदु O मान लेते हैं। तो इस बिंदु O पर जो है आपको B का मान यहाँ पर जो है वो ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप अल्पांश dl के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी वो अल्पांश dl के कारण ज्ञात करेंगे। तो जब अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात की जाएगी तो उससे जो है हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे db से, यानी कि अल्पांश के कारण। अब इसका सूत्र होता है म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बट्टे में होता है आर स्क्वायर। ये जो आपको बायो सेवर्ट का नियम बताया गया है उसी नियम का यूज करके यहाँ पर करना रहेगा। देखिए, जो मैंने त्रिज्या मानी है R, इस फॉर्मूले में कहीं कहीं पर त्रिज्या A मान ली गई, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, त्रिज्या R मानेंगे तो फार्मूले में R लिखेंगे, A मानेंगे तो A लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिसमें ये थीटा यूज हुआ है इसकी जगह पर आपको कोण क्या यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर आप यूज करेंगे साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये अल्पांश और ये जो जीरो यानी कि बिंदु O दिया गया इसके बीच का जो कोण बनेगा ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्पांश बहुत ही छोटा सा हिस्सा लिया गया, इसलिए उस अल्पांश और बिंदु यहाँ पर O के बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। तो इतना आप यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका b बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू आई dl साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपने अल्पांश के कारण ज्ञात कर लिया। अब हम लोग बिंदु O पर जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सीधे यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब कुंडली के केंद्र पर
परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसे लिखते हैं बी से, और जो अल्पांश वाला मान होता है उसका हम लोग सिग्मा ज्ञात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय पदों का योग। ये आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे सिग्मा, डीबी का आप मान रख दीजिए, यानी कि म्यू नॉट बट्टे में हो जाएगा 4 पाई आई डी एल, और बट्टे में कितना दिया गया है, आर स्क्वायर, इतना हो गया। तो ये हो जाएगा बी बराबर, यहाँ से ध्यान दीजिए म्यू नॉट बट्टे में आपका 4 पाई, ये बाहर कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए आई बट्टे आर, ये भी आपका बाहर हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर ये बचेगा आपका सिग्मा डी एल। अब ध्यान दीजिए जो सिग्मा डी एल होता है, सिग्मा डी एल, देखिए अभी मैंने बताया था इस फिगर में हम लोगों ने इस वृत्ताकार कुंडली का एक छोटा सा भाग लिया था। तो इसी तरह के अगर छोटे छोटे भागों को आप जोड़ेंगे तो ये पूरी वृत्ताकार कुंडली बनेगी, और वृत्त का जो ये बाहरी वाला भाग है जिसे हम लोग परिधि बोलते हैं, तो इसका मान क्या बन जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि इसका मतलब बीजगणितीय योग होता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे भाग हैं उनका जब बीजगणितीय योग करेंगे तो वो उस परिधि के बराबर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पर जो है इससे ये आपका कट जाएगा, इसके अलावा पाई से पाई कट जाएगा, 2 से इसको आप काट दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा b बराबर म्यू नॉट आई इतना आएगा, और बट्टे में हो जाएगा आपका 2r। तो ये जो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो अगर मान लीजिए कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पर n दी गई है, तो उस समय फिर यही जो सूत्र है आपका वो इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि b बराबर म्यू नॉट एन आई और बट्टे में हो जाएगा 2r। तो फिर उस समय जो है आप इस तरीके से आप यहाँ पर इसे लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है सभी को। अब यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व, धारिता और इसके अलावा प्रतिरोध से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, और साथ में लिखा है तथा वोल्टेज व धारा के बीच का कलांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात ध्यान दीजिए, प्रेरकत्व का मतलब L परिपथ होता है, धारिता का मतलब C, और यहाँ पर प्रतिरोध का मतलब R। तो इसका मतलब LCR परिपथ की बात हुई है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए सबसे पहले इसका फिगर। तो यहाँ पर बात हुई है LCR परिपथ की। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपको एक परिपथ दिया गया है, इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर बात हुई है LCR परिपथ की। एक इसमें आपका प्रेरकत्व लगेगा, एक संधारित्र और इसके अलावा एक प्रतिरोध, इतना आपको यहाँ पर जो है इसमें प्रदर्शित करना रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसमें एक संधारित्र लगेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर संधारित्र। यहाँ पर प्रेरकत्व यानी कि प्रेरण कुंडली हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा L, ये हो जाएगा C, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्रतिरोध यानी कि R। तो ये आपका LCR परिपथ हो जाएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती यहाँ पर वोल्टेज स्रोत हो जाएगा। इतना हुआ। इसके लिए आप सभी को जो ग्राफ बताया गया है उसमें आप सभी को पता होगा, यहाँ पर ये जो है आपका प्रतिरोध R के लिए
इस तरीके से यहाँ पर जो हम लोग LCR परिपथ का ग्राफ जो है वो बनाएंगे, इतना होगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, इस तरफ आपका जो है यहाँ पर प्रदर्शित होगा VR वोल्टेज के लिए, ये आपका होता है VL और ये आपका होता है VC, इतना। तो यहाँ पर VL और VC दिए गए हैं, इनके लिए मैंने आप सभी को बताया था कि VL और VC का जो परिणामी वोल्टेज होता है वो VL डिफरेंस VC यूज करते हैं। तो यहाँ पर VL डिफरेंस VC यूज किया जाएगा। तो ये जो दिया गया ये और ये VR, इनका अगर परिणामी वोल्टेज यहाँ पर आपको पता हो, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसका जो परिणामी वोल्टेज है वो कितना है, V दिया गया आपको। तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए डॉट डॉट करके, और ये इससे हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया ये आपका कलांतर होगा, यानी कि इसी कलांतर का मान आपको ज्ञात करना रहेगा। ये आपका होता है फाई, इस दिशा में यहाँ पर प्रवाहित होती है धारा। तो इस कलांतर यानी कि फाई का मान आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पर परिणामी वोल्टेज का यानी कि प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये VL और VC इन दोनों का यहाँ पर परिणामी वोल्टेज होगा, और ये VR दिया गया, तो इनका परिणामी वोल्टेज क्या माना गया, V माना गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें कि माना VL डिफरेंस VC और VR का परिणामी वोल्टेज V है। तो ये माना गया कि जो VR दिया गया, इसके अलावा ये VL और VC दिया गया, इसका परिणामी वोल्टेज V मान लिया गया है। तो फॉर्मूला होता है फिर V² बराबर, देखिए ये हो जाएगा आपका VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर और प्लस में होता है VR²। ये आप सभी को पढ़ाया गया है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को इसका रिवीजन ध्यान से करना है, तो ये आप सभी को बताया जा चुका है। इसके अलावा आप सभी को ये भी बताया गया है कि जो आपका यहाँ पर VL होता है, इसका मतलब होता है I इंटू XL। VR जो होता है इसका मतलब होता है I इंटू R, और VC का मतलब होता है I इंटू XC। ये आप सभी को बताया गया है। तो वही वाले मान अब आप यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका V² VL, इसकी जगह पे ये वाला मान रख दीजिए, तो I इंटू XL हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है VC का मान, ये हो जाएगा I इंटू XC का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू R का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका V² बराबर, देखिए इसमें से I कॉमन लीजिए, तो जब I कॉमन लेंगे तो I² बाहर होगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। यहाँ से भी I कॉमन ले लीजिए, तो ये पूरे से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा आपका R²। ये इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा आपका V² और बट्टे में हो जाएगा I²। ये हो जाएगा XL, यहाँ पर हो जाएगा माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा R²। तो अगर यहाँ से हम लोग V/I ज्ञात करें, स्क्वायर हटा दें, तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा R²। अब आप सभी को पता होगा कि V/I बराबर होता है Z। ये तो आप पढ़ चुके हैं कि V/I जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है Z के। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा Z बराबर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा R², इतना। तो ये यहाँ पर जो मान आया है ये परिपथ की प्रतिबाधा का मान हो जाएगा। तो इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि XL बराबर होता है ओमेगा L, और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ये आपको बताया गया कि XL बराबर कितना होता है ओमेगा L, और XC बराबर होता है
ओमेगा सी, इतना। तो अगर आप चाहें तो ये वाले मान भी इसमें रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा फिर z बराबर, देखिए एक्स एल की जगह पे वो वाला मान रखेंगे तो ओमेगा एल हो जाएगा, माइनस में 1 ओमेगा सी हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसके अलावा अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये भी फार्मूला आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसको भी ज्ञात करके लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला दिया जाता है कि इसका निगमन कीजिए, तो ये प्रतिबाधा हो जाएगी। इस तरीके से आपको एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जो है ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात हुई है कालांतर की, तो आप लिख सकते हैं कि यदि वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर, फाई हो, तो अगर मान लीजिए कालांतर यहाँ पर वोल्टेज और धारा के बीच का फाई है, तो आपको बताया गया है कि tan फाई बराबर, अब ध्यान दीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके अनुसार अगर ये ज्ञात करें आप कोण, तो ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा, ये आप सभी को पता है। तो आधार का मतलब वी आर और लंब का मतलब वी एल माइनस वी सी से है। तो यहाँ पर ये आपका बनेगा वी एल माइनस वी सी और बट्टे में आ जाएगा वी आर। इसका आपको यूज़ करना है, तो ये आपका कालांतर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan फाई बराबर वी एल बराबर, मैंने भी बताया था आई इंटू क्या होता है एक्स एल, ये हो जाएगा आई इंटू एक्स सी और ये हो जाएगा आई इंटू आर। इसमें से आई कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स एल एक्स सी और बट्टे में हो जाएगा आई आर। इसमें से आई कैंसिल, इतना, तो ये आएगा फिर tan फाई बराबर, देखिए एक्स एल मतलब ओमेगा एल हो जाएगा, एक्स सी मतलब 1/ओमेगा सी हो जाएगा और बट्टे में कालांतर यानी कि आर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है इसका फार्मूला आ जाएगा कालांतर का, यानी कि tan फाई बराबर ओमेगा एल और इसके अलावा -1/ओमेगा सी और ये हो जाएगा आर। सी यहाँ पर संधारित्र की धारिता हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और साथ में यहाँ पर जो है वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करनी है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर एक परावर्तक तल दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर जो है एक परावर्तक तल दिया गया है। इस परावर्तक तल पर ये एक अभिलंब बना दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर जो है एक अभिलंब खींचा गया है इस परावर्तक तल पर, ये हो जाएगा। तो इस परावर्तक तल पर जो है यहाँ पर एक तरंगाग्र आपतित होता है। जब इस पर जो है एक तरंगाग्र आपतित होगा, तो ये तरंगाग्र ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो तरंगाग्र आपतित होगा ये एक समतल तरंगाग्र होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर दीजिए। ये जो है एक समतल तरंगाग्र हो गया। इसको हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर बिंदु ए और ये मान लेते हैं बी, ये आपतन कोण मान लेते हैं आई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस आपतन कोण आई पर ये एक समतल तरंगाग्र ए बी जो है आपतित हो रहा है। तो इस तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण जो होते हैं वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे क्या होता है, द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। तो जब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी, तो जैसे कि मान लीजिए ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका, इस ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जो है कहाँ तक पहुँचेगी, जैसे ही इस तरह से आगे जाएगी और ये आगे जाके उस बिंदु पर टकराएगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है एक अभिलंब बना दीजिए, इस बिंदु पर भी ये हो गया अभिलंब, ये हो जाएगा अभिलंब। तो अब देखिए यहाँ पर जो है जितना समय यहाँ से ए से इस बिंदु तक आने में लगेगा, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि ये जो बिंदु है आपका ये ए डैश है, इसको हम लोग यहाँ पर जो है ए डैश मान लेते हैं, ये हो जाएगा ए डैश। ठीक है, तो जितना समय ए से ए डैश तक आने में लगता है, ठीक उतना ही समय यहाँ पर बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका को, यानी कि बी से
जो द्वितीयक तरंग का उत्सर्जित होगी उसको भी यहाँ तक आने में समय लगेगा। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो उतना ही समय इसको भी लगेगा, जितना यहाँ से ए डैश तक लगेगा उतना ही बी से बी तक आने में बी डैश को लगेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये टकराएगा तो ये क्या होगा, परावर्तित होगा। इस जगह से यहाँ पर ये समतल तरंगाग्र जो होगा ये क्या होगा, ये परावर्तित होगा। इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समतल तरंगाग्र जो है यहाँ पर परावर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होगा। ये परावर्तन कोण हो जाएगा इसका आर। अब ये कोण आर अगर आपको दिया गया है ये वाला, तो इसका मतलब इधर जो ये कोण बन रहा है ये भी क्या होगा, आपका आर होगा। उसी तरीके से ये कोण आपका यहाँ पर कितना दिया गया है, आई, तो इसका मतलब ये जो कोण बन रहा है ये आपका क्या होगा, आई। इनके बारे में आपको पहले से सब पूरा बताया भी गया है कि कौन सा कोण आई होता है और कौन सा आर होता है, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका 90 डिग्री ही रहेगा, ये भी आपका 90 डिग्री ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये फिगर इसका तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि इसमें एक समतल तरंगाग्र ए बी आपतित होगा। इस तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण जो है वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे जिनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो जितना समय ए से ए डैश तक जाने में लगता है उतना ही बी से बी डैश तक द्वितीयक तरंगा को जाने में लगेगा। इस प्रकार यहाँ पर ये ए डैश बी डैश जो आपको परावर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आर जो है इसका क्या है, परावर्तन कोण है। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर कि माना परावर्तन कोण आर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको दो त्रिभुज दिखाई देंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग। त्रिभुज ए बी और ए डैश, इसके अलावा त्रिभुज यहां पर हो जाएगा बी बी डैश ए डैश में। ये दो त्रिभुज आपको ध्यान देने हैं सभी को। यहां पर देखिए एक सबसे पहले ये वाला त्रिभुज, ये हो गया आपका, ये जो त्रिभुज है आपका ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, एक त्रिभुज आपका ये हुआ। इसके अलावा दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा त्रिभुज जो है ये वाला, ये जो दिया गया ये आपका क्या है, बी बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर ये बी बी डैश ए डैश, इन दोनों त्रिभुजों का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब इन दोनों त्रिभुजों का आप यूज करेंगे तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, आपको पता है कि मैंने बताया था ए से ए डैश तक जितना समय लगता है जाने में, ए से ए डैश तक ठीक उतना ही समय बी से बी डैश तक जाने में द्वितीयक तरंगिका को लगता है। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। क्यों बराबर होंगे आप ये बता सकते हैं, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो इसका प्रयोग करेंगे तो इसके अनुसार जो आपका ए डैश जो होगा वो बी डैश के बराबर होगा। यानी कि जितना समय ए से ए डैश तक आने में लगता है उतना ही बी से बी डैश तक जाने में लगता है। एक तो ये बराबर होगा। इसके अलावा देखिए इसका ये वाला कोण 90 है, इसका ये वाला कोण 90 डिग्री दिया गया है। तो इससे आप बताएंगे यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी डैश, और बराबर आप बता सकते हैं 90 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण जो दिया गया है आपको, ये और ये दोनों कोण बराबर है 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो भुजा दी गई है आपकी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बी ए डैश, बी यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ए डैश बराबर हो जाएगा बी ए डैश, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में है। देखिए आप इस त्रिभुज में भी ये वाली भुजा आ रही है और इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, तो ये दोनों त्रिभुजों में दी गई, यानी कि ये कॉमन है। तो ये भुजा हो जाएगी आपकी उभयनिष्ठ। और आप सभी को पता है मैथ के नियम के अनुसार अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। यानी कि आप बता सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम त्रिभुज बी बी डैश ए डैश, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे मैथ के नियम के अनुसार। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं किस नियम के अनुसार, आपको बताया गया दो भुजाएं बराबर हैं एक कोण, तो भुजा एंगल और भुजा यानी कि स्केल एंगल और स्केल के अनुसार जो है ये त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे। ये सर्वांगसम का चिन्ह है। और जब भी कोई त्रिभुज
सर्वांग सम होता है तो उसके सभी कोण जो है यहाँ पर क्या माने जाते हैं, बराबर, और सभी भुजाएं, तो उसके अनुसार जो यहाँ पर इस त्रिभुज का ये वाला कोण दिया गया है, इससे आप क्या लिखेंगे, ए बी ए डैश, ये जो कोण दिया गया इससे आप क्या बता सकते हैं, ए बी ए डैश। तो अब आप बता सकते हैं कि अब कोण ए बी ए डैश, यानी कि इस कोण की बात हो रही, ए बी ए डैश, ये वाला कोण, ठीक है, बराबर कोण हो जाएगा यहाँ पर दूसरे त्रिभुज में ये वाला, यानी कि बी ए डैश बी डैश, यहाँ पर हो जाएगा बी ए डैश बी डैश, इस कोण की बात हो रही है। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब ये है कि इसका मान है आई और इसका मान है आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, आई बराबर आर आ गया, और यही परावर्तन का दूसरा नियम होता है। आप बता सकते हैं आई बराबर क्या है, यही जो है परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप बता सकते हैं कि यही परावर्तन का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है, इतना हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और इन पर जो अभिलंब खींचे गए हैं वो सभी एक ही तल में हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार स्पष्ट है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, तीनों एक ही तल में हैं। इस प्रकार से जो कि यहाँ पर आप बता सकते हैं, जो कि परावर्तन का पहला नियम है, परावर्तन का प्रथम नियम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है हाइगेंस के तरंगाग्र की अवधारणा के आधार पर जो है परावर्तन के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है वो n स्क्वायर के समानुपाती होती है। चलिए इसकी बात करें अगर यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर जो है बोहर ने अपनी परिकल्पना में बताया था कि जैसे कि मान लीजिए ये आपको कोई परमाणु दिया गया है और परमाणु का नाभिक यहाँ पर ये Ze, ठीक है, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं r है, यानी कि ये जो परमाणु का दिया गया है इसकी त्रिज्या कितनी है, r। इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो v वेग से गति कर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो s इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है हमेशा इन दोनों के बीच जो है आरोपित होने वाले वैद्युत बल से मिलता है। ये आप सभी को वहाँ पर पहले भी बताया जा चुका है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अभिकेंद्र बल बराबर होता है स्थिर वैद्युत बल। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभिकेंद्र बल जो होगा वो स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर ये आपको दिया गया केंद्र और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो चक्कर लगाने के लिए यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल है वो स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा। अब अभिकेंद्र बल का फार्मूला आप सभी को पता होगा, फार्मूला होता है
वी स्क्वायर बाई आर। और अगर स्थिर वैद्युत बल की बात करें तो ये आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा नाभिक का आवेश इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश और बटे में दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, इतना यूज करना है यहाँ पर, ये आपका आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें आप आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए तो ये आएगा एम वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं बोहर की परिकल्पना से, और बोहर की परिकल्पना की बात करें तो आपको बताया गया है कि एम वी आर बराबर होता है NH/2 पाई। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं बोहर की परिकल्पना में कि एम वी आर बराबर कितना होता है NH/2 पाई। अगर यहाँ से हम लोग v का मान ज्ञात करें तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि NH बट्टे में हो जाएगा 2 पाई और ये m और r इधर आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 में v का मान रखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है m, v स्क्वायर है तो v का मान रखेंगे तो NH बट्टे में 2 पाई m r का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर, इतना हो गया। इसमें हम लोग मान रख दिए वी स्क्वायर के जगह पर तो ये आएगा m, इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर और बट्टे में 2 दूनी 4 हो जाएगा पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, यहाँ पर होगा जेड ई स्क्वायर बाई आर, इतना हुआ। अब इसमें जो चीज़ें यहाँ पर कैंसिल हो जाएं उन्हें आपको यहाँ पर इसमें कैंसिल कर देना है और बाकी जो शेष बचेगा वो आपको नोट करना है। जैसे कि देखिए 4 से 4 कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, m से ये वाला m कट जाएगा, r से ये r कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा आपका n स्क्वायर बच गया, h स्क्वायर बच गया, बट्टे में देखिए पाई, इसके अलावा m और फिर r, इतना बराबर में ध्यान दीजिए जेड ई स्क्वायर बट्टे में आपका यहाँ पर कितना बचेगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इतना यहाँ पर ये हो गया। हम लोगों को मान किसका चाहिए, r का, तो ये r आप उस तरफ ले जाइए तो r बराबर, अब बाकी ध्यान दीजिए क्या क्या बचा है, यहाँ पर बचा है आपका h स्क्वायर, इसके अलावा आप एप्सिलॉन नॉट इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ये एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। इसके अलावा बट्टे में आ जाइए, यहाँ पर आपको दिया गया है पाई m, ये इधर आएगा तो जेड ई स्क्वायर हो जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है n स्क्वायर। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल सुधार के लिखा गया है एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बट्टे में पाई m जेड ई स्क्वायर और n स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट h पाई m, इसके अलावा आपका e, ये सभी क्या हैं आपके, ये एक नियतांक है। यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो है सभी नियतांक हैं, नियतांक हैं। और जो जेड दिया गया ये भी जब परमाणु विशेष की बात होगी, जैसे हाइड्रोजन बोल दिया गया तो इसका मान 1 होता है, तो इसी प्रकार से इसके बारे में बता सकते हैं कि परमाणु विशेष के लिए, परमाणु विशेष के लिए z बराबर, z भी नियतांक होगा, z भी नियतांक होगा। तो यहाँ पर परमाणु विशेष के लिए z भी नियतांक हो जाएगा। तो जब ये सभी आपके नियतांक हो गए तो आप बता सकते हैं यहाँ पर, तो r जो होगा
प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, और यही आपको सिद्ध करना था कि जो आर है यानी कि जो त्रिज्या है वो यहाँ पर एन स्क्वायर के समानुपाती है। तो ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, एन स्क्वायर। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका निगमन जो है वो करना था, तो इतना आपको यहाँ पर ये करना था। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसका निगमन करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर इसका भी डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन आज आप सभी को बताए गए हैं, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इन्हें आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जिन बच्चों ने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है, यानी कि आपने बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर रखा है या फिर आपने फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर रखा है, उनको वहां पर जो अलग से सेक्शन दिया गया है बूस्टर या ब्रह्मास्त्र वाला, उसमें जो डेरिवेशन का सेक्शन दिया गया है वहां पर अब ये क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, जिसमें आपको मिल जाएगा कि तो आप हमारे बूस्टर कोर्स या फिर आप फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आए कहीं पर ज्वाइन करने में तो ऐप पर ही कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है, आप वहां पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।